हाय डियर स्टूडेंट, मैं दीपक कुमार प्रगत कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12 के लिए है, जिसमें हमने लिया है प्रश्न नंबर 19। सदिश बीजगणित पढ़ रहे हैं। दिया हुआ है कि a डॉट बी इक्वल टू 0 और b क्रॉस a क्रॉस b इक्वल टू 0। सदिश a और b के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यहाँ डॉट और क्रॉस गुणन दोनों दिया गया है, तो दोनों के बारे में आपको निकालना है, जिसमें दोनों में एक ए वेक्टर ए और बी हैं, तो ए और बी के बारे में आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए, जब दो सदिशों का डॉट गुणन होता है तो दोनों सदिश एक दूसरे के परस्पर लंब होते हैं, यह नियम आप जानते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। दिया है, आपको लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, जो वैल्यू दी गई है, दिया है ए क्रॉस बी, वेक्टर ए डॉट बी पहले लिखते हैं, क्रॉस भी दिया डॉट भी, पहले डॉट लेते हैं जो पहले दिया गया, ए डॉट बी इक्वल टू 0। अर्थात देखिए, यहां से ए डॉट बी इक्वल टू लिखें 0, अर्थात तो क्या लिखते हैं, तो वेक्टर ए बराबर भी 0 हो सकता है, 0 हो तब वेक्टर बी बराबर भी 0 होगा, वेक्टर बी बराबर भी 0, अर्थात वेक्टर ए लंब वेक्टर बी। वैसे हम लोग जानते भी हैं, जब दो सदिश एक दूसरे के लंब होते हैं तब दोनों का डॉट गुणन शून्य होता है, अर्थात ए बराबर भी, वेक्टर ए बराबर शून्य होगा, वेक्टर बी बराबर भी शून्य होगा, तब ये होगा। तो लिख सकते हैं हम लोग ए और बी शून्योत्तर सदिश होंगे, जहां वेक्टर ए और वेक्टर बी शून्योत्तर सदिश होंगे। शून्योत्तर सदिश का मतलब शून्योत्तर सदिश होंगे, दोनों की वैल्यू क्या होगी, शून्य होगी, ए की वैल्यू भी और बी की वैल्यू भी। अब ये हो गया, एक लिया हमने, इतना निकाला एक के बारे में। दूसरा लेंगे कौन सा, ए क्रॉस बी, दूसरा कौन सा दिया है, पुनः ए क्रॉस बी ले लीजिए, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। बहुत ही सरल प्रॉब्लम है, आपको आप बहुत ही बेसिक से समझिए, एकदम बेसिक है, एकदम सामान्य चीजें। यहाँ पर भी आपका ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल टू 0, देन वेक्टर ए इक्वल टू 0 या वेक्टर, जैसे यहाँ पर वेक्टर बी इक्वल टू 0, अर्थात ये तभी होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होंगे, समांतर यानी कि पैरेलल होंगे। ठीक, तब यहां पर भी यही लिखिए, वेक्टर ए तथा बी शून्योत्तर सदिश होंगे, शून्योत्तर सदिश होंगे, अतः क्या कहेंगे, देखिए दोनों बातें यहाँ पे आई। एक तो आपका हो गया कि ये लंब है ए डॉट बी में, इसमें पैरेलल है, समांतर है ए क्रॉस बी में ए बी के। लेकिन अब आप यहाँ लिखेंगे कि देखिए यहाँ पे वेक्टर ए पैरेलल वेक्टर बी और वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, वेक्टर ए और बी लंब है, यहाँ पे वेक्टर ए और बी समांतर नहीं हो सकता, अतः ए बराबर 0 और बी बराबर 0 होगा। ठीक, लेकिन फाइनल में लिखेंगे, लेकिन वेक्टर ए लंब वेक्टर बी तथा या और वेक्टर ए समांतर वेक्टर बी नहीं हो सकता, अतः वेक्टर ए बराबर 0 या वेक्टर बी बराबर 0, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही प्रूव करना है, दोनों को अलग अलग प्रूव करके यहाँ लिखेंगे ए और बी बराबर, ए बराबर 0 हो सकता है या बी बराबर 0 हो सकता है। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 20 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, मान लीजिए सदिश वेक्टर ए काउन वेक्टर बी काउन वेक्टर सी क्रमशः a1i प्लस a2j प्लस a3 के कर, मतलब ए के लिए, ऐसे बी के लिए जहां क्रमशः होगा मतलब 1 2 3 है, तो ऐसे यहाँ 1 2 3 पद दिए होंगे, क्रम से लगाएंगे सबके बारे में। ठीक, तथा बी के लिए b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप कामा c1i प्लस c2j प्लस c3 के कैप के रूप में दिए हुए हैं, तब दर्शाइए कि इतना बराबर इतना। देखिए, ये सवाल थोड़ा लंबी जाएगी क्योंकि हम LHS और RHS दोनों को सॉल्व करेंगे।
कारण क्या है, पहले हम LH ये पद लेंगे, बायां पक्ष लेंगे, बायां पक्ष में B प्लस सी निकालेंगे, B प्लस सी की वैल्यू आएगी, उसको हम A के साथ क्रॉस करेंगे, क्रॉस करके सांडियन में लेकर के सॉल्विंग करेंगे तो सवाल एक पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष राइट हैंड साइड मतलब दायां पक्ष लेंगे, दायां पक्ष में A क्रॉस B निकालेंगे, फिर B A क्रॉस C निकालेंगे, फिर दोनों क्रॉस को जोड़ेंगे तो प्रॉब्लम इसमें सारी LHS RHS दोनों की होगी। ऐसा नहीं है कि एक पद सॉल्व करें दूसरे का मान आ जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले गिवन वैल्यू क्या दिया गया है, दिया है ये औपचारिकता है, जो दी गई हो दिया हो वैल्यू उसको पहले लिखिए। जैसे A दिया है A1i तो लिखेंगे वेक्टर A इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3 k कैप, और वेक्टर B इक्वल टू B1i प्लस B2j प्लस B3 k कैप। ऐसे ही C के लिए वेक्टर C इक्वल टू C1i प्लस C2j प्लस C3 k कैप। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले लिखेंगे क्या B प्लस सी, सबसे पहले क्या लिखेंगे वेक्टर B प्लस वेक्टर C। वेक्टर B प्लस सी किया जाए भैया B और C को जोड़ना है तो क्या लिखेंगे, देखो I के साथ जुड़ेगा, लिखा जाएगा B1 प्लस C1 I, ऐसे ये जुड़ेगा इसके साथ प्लस लगाएंगे B2 प्लस C2 इंटू J प्लस B3 प्लस C3 इंटू के कैप। ठीक, अब क्या करिए, ले लीजिए ये पक्ष बायां पक्ष, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। बाएं पक्ष में हमने शुरू किया तो क्या आएगा भैया A क्रॉस वेक्टर A, ये है ना बायां पक्ष, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर A क्रॉस ब्रैकेट में वेक्टर B प्लस वेक्टर C, तो लिखेंगे वेक्टर B प्लस वेक्टर C। देखो हमको B प्लस C की वैल्यू यहाँ पे पता है, I का कंपोनेंट ये, J का ये, K का ये, A का जितने कंपोनेंट है A1 A2 A3, तो क्रॉस कैसे निकलेगा हम लोग जानते हैं, सारणी बॉक्स में I J K की वैल्यू को नोट करते हैं, बना लेंगे। ठीक ठीक, यहाँ I लिखेंगे, यहाँ J लिखेंगे, यहाँ K लिखेंगे। A है पहले A क्रॉस B है, A क्रॉस B प्लस C, तो पहले A के I J के गुणांकों का मान क्रमशः उतारेंगे, I के नीचे I, J के नीचे J, K के नीचे K। तो हम कैप भूलते हैं भैया, कैप लिख लिया करिए आप लोग। चलिए I J K का A1 A2 A3। ठीक, अब B प्लस C सेकंड पे है तो B प्लस C का वैल्यू यहाँ पे, तो B1 C1 प्लस फिर B2 प्लस C2 प्लस B3 प्लस C3, ये हो गया आपका ये। अब क्या करिए, इसकी सॉल्विंग करेंगे तो I लेंगे तो ये कटेगा, ये कैंसिल, तो ये मुख्य विकर्ण इसका गुणा होगा, ये हम आपको बता के रखें, पता होगा आपको। चलिए I लेते हैं तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे A2, लिखेंगे A2 ब्रैकेट में B3 प्लस C3, A2 B3 प्लस C3, फिर ब्रैकेट बाहर, फिर माइनस होगा, फिर A3 ब्रैकेट में B2 प्लस C2, ये हो गया इसका I का, यहाँ ऐसे लिखिए, यहाँ लगाई I, फिर माइनस J शुरू होगा, J लेंगे तो क्या लिखेंगे, J का ये स्तंभ ये पंक्ति कैंसिल, तो इतना गुणे इतना ऋण इतना गुणे इतना, तो A1 ब्रैकेट में B3 प्लस C3, फिर B3 प्लस C3, फिर माइनस A3 ब्रैकेट में B1 प्लस C1 ब्रैकेट बंद। अब I हो गया, J हो गया, K लेंगे, लिखेंगे प्लस K कैप लेंगे तो ये कैंसिल, ये स्तंभ ये पंक्ति कैंसिल, तो इतना गुणे इतना, मतलब A1 ब्रैकेट में B2 प्लस C2 माइनस A2 B1 प्लस C1 ब्रैकेट बंद करेंगे। ठीक, अब क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब आखिरी स्टेप जो होगा आपका ब्रैकेट ओपन करने का होगा, तो ब्रैकेट ओपन करिए, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे भैया तो क्या लिखा जाएगा A2 B3 प्लस A2 C3 माइनस A3 B2 एक माइनस A3 C2, ब्रैकेट के बाहर I। ठीक, फिर माइनस J लेंगे, J लिखेंगे A1 B3 प्लस A1 C3 माइनस A3 B1 माइनस A3 C1। ठीक, अब आगे K है, K का भी ओपन करिए ब्रैकेट, तो A1 B2 प्लस A1 C2 माइनस A2 B1 माइनस A2 C1।
ये माइनस का गुणा अंदर होगा ना, तो माइनस के साथ गुणा होगा तो ऐसे लिखा जाएगा। अब क्या करिए, अब इसमें आप एक एक साथ, जैसे कि आप लिख सकते हैं फर्स्ट ब्रैकेट में a2 b3 और फिर -a3 b2। क्यों लिखेंगे, देखिए दोनों में क्रम आपका सेट करना है हमको। तो चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे भैया हम लोग करेंगे सॉल्विंग। तो लिखा जाएगा, लिखेंगे भैया कि कौन सा स्टेप था, हाँ अब हमको सेट करना है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे a2 b3 है था, a2 b3 माइनस a3 b2, फिर प्लस a2 c3 माइनस a3 c2 ब्रैकेट बंद i, फिर माइनस लगाएंगे, माइनस लगा के ब्रैकेट में लिखेंगे a1 b3 माइनस a3 b1 प्लस ब्रैकेट में a1 c3 माइनस a3 c1 ब्रैकेट के बाहर j हो गया, ये j कैप की वैल्यू है। अब k के लिए लिखना है प्लस k कैप का हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1 प्लस a1 c1 माइनस a2 c1 ब्रैकेट बंद, बाहर k कैप हो जाएगा। ये तो हो गई भैया वैल्यू। अब इस वैल्यू को क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को, ये i j k का कंपोनेंट मिल गया, ठीक। देखिए इसमें अब दो वैल्यू है, एक देखिए i के इसमें दो वैल्यू है। अगर हम ब्रैकेट ओपन करते हैं तो i का 2 मान मिलेगा, j का और k का। तो इसमें हम 2 क्रम सेट करेंगे। एक तो लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एक ब्रैकेट में a2 b3 माइनस a3 b2, ये हो जाएगा i का कंपोनेंट, ठीक। अब j का पहला ले लीजिए, j का लिखेंगे तो माइनस a1 b3 माइनस a3 b1, ये हो गया j। अब प्लस ये थर्ड सेकंड स्टेप, k का सेकंड, k का सेकंड मतलब k का फर्स्ट ही चला, ये फर्स्ट चला, तो यहाँ पर ही फर्स्ट a1 b2 माइनस a2 b1, फिर ब्रैकेट बंद k कैप हो गया। ये तो भैया देखिए सभी में i के दो पद हैं, j के भी 2 पद हैं, k के भी 2 पद हैं। हमने i का पहला पद ले लिया, j का पहला पद ले लिया, k का पहला पद ले लिया, तो एक बन गया आपका, एक बॉक्स बन जाएगा। दूसरा प्लस लगाइए, दूसरे बॉक्स में क्या लिखेंगे, दूसरा स्टेप, ये वाला, फिर ये तीनों के अलग अलग, फिर लिखेंगे a2 c3 माइनस a3 c2 i कैप माइनस a1 c3 माइनस a3 c1 j कैप प्लस a1 c2 माइनस a2 c1 k कैप। इसी तरीके से आपको सेट करना है, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, पहला पद दूसरा पद, ठीक। अब ये जो है वैल्यू हो गई भैया आपका, इक्वेशन बना लीजिए या तो ऐसे इसको छोड़ दीजिए। किसका मान हो गया a प्लस, ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू थी आपकी किसकी, a प्लस a क्रॉस वेक्टर a क्रॉस b प्लस c की वैल्यू थी, ठीक। ये वैल्यू था आपका वेक्टर a प्लस वेक्टर a क्रॉस b प्लस c का मान हो गया, ठीक। अब हम क्या निकालेंगे, a क्रॉस c निकालेंगे, a क्रॉस b और a क्रॉस c निकालना है हमको। तो इम्प्लाई दैट करिए, लिखिए a क्रॉस b इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, i j k, i a का a1 a2 a3 b1 b2 और b3 हो जाएगा। अब इसका भी गुणा करना है हमको, तो i लेंगे, i का गुणा करेंगे तो लेंगे i के साथ क्या होगा, a1 b3 a2 b3 माइनस a3 b2 माइनस j कैप, ये कैंसिल, a1 b3 माइनस b1 a3 प्लस k कैप लेंगे a1 b2 a2 b1, ठीक। ये हो गया आपका a क्रॉस b। इसी तरह तथा दूसरा कौन सा निकालेंगे, ये राइट हैंड साइड के लिए हो रहा है, तो a क्रॉस b है, a क्रॉस c बराबर हल करेंगे आप, तो i j k कैप, ठीक।
आई की वैल्यू A1 A2 A3 C1 C2 C3। अब इसका भी गुणा करिए, सॉल्विंग करेंगे तो हल करिए इसको, तो आई लेंगे, फिर मुख्य विकर्ण का गुणा A2 C3 माइनस A3 C2, फिर माइनस जे लेंगे इसके साथ गुणा, A1 C3 माइनस A1 माइनस A3 C1, ये हो जाएगा, जे हो गया, फिर प्लस लगाइए, के कैप लिखिए, इसको सॉल्व करिए इसके साथ, तो A1 C2 माइनस A2 C1। तो भैया ये आपका हो गया दूसरा। अब क्या करिए, अब क्या करेंगे, अब लिखिए इन दोनों का गुणा कर दीजिए, दायां पक्ष यही तो है, दायां पक्ष आपका है, यहाँ लिखिए दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष बराबर, दायां पक्ष कितना है, वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, फिर दोनों का उनका योग है, प्लस वेक्टर A क्रॉस वेक्टर C। वेक्टर A क्रॉस B की वैल्यू रखिए, ये पहला मान वेक्टर A क्रॉस B का है, तो रखिए ब्रैकेट में लिखेंगे A2B3 माइनस A3B2 आई हो गया, फिर माइनस लगाइए A1B3 माइनस A3B1 जे हो गया, प्लस के कैप के लिए लिखेंगे प्लस A1B2 माइनस A2B1 के कैप हो गया, ठीक। के कैप के बाद अब प्लस लगाइए, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाया हमने, अब इसकी वैल्यू उतारिए, तो ये है A क्रॉस B की वैल्यू, A क्रॉस B की वैल्यू ये है, ये था A क्रॉस B की वैल्यू, ठीक। तो A क्रॉस B की वैल्यू यहाँ उतारिए, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, प्लस A2C3 माइनस A3C2 आई कैप माइनस A1C3 माइनस A3 माइनस A3 है, माइनस A3 माइनस A1C3 A3C1 ये है, प्लस ये जे का वैल्यू था, जे कैप, के का वैल्यू उतारिए, के कितना लिखा जाएगा, A1C2 माइनस A2C1 के कैप, ठीक। तो ये भैया था LHS बराबर RHS, अतः दोनों के वैल्यू चेक कर लीजिए, ये वैल्यू, ये तो आपका दायां पक्ष था, दायां पक्ष, और ये बायां पक्ष, ये आपका बायां पक्ष का मान है, ठीक। दोनों का मान जो है वो समान है, अतः क्या कहेंगे आप, अतः कहेंगे LHS बराबर RHS, या दायां पक्ष बराबर, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इसमें आप कुछ नहीं करना है, बहुत ही सरल है, सॉल्विंग करना पड़ेगा 1 या 2 बार, थोड़ा सा ट्रिक है, उसको समझ करके कर लीजिए, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक। चलिए चलते हैं प्रश्न नंबर 21 पर। प्रश्न नंबर 21 है, यदि ए वेक्टर A बराबर 0 अथवा वेक्टर B बराबर 0, तब एक वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर 0 होता है, क्या विलोम सत्य है, उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो हल में लिखेंगे, सॉल्विंग में लिखेंगे, दिया है वेक्टर A बराबर 0, वेक्टर A बराबर 0, तब आप लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर A बराबर 0, इक्वेशन 1, तथा मॉड ऑफ वेक्टर B बराबर, मतलब वेक्टर B बराबर दिया है 0, तब मॉड ऑफ वेक्टर B बराबर हो जाएगा 0, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। क्या करिए तब, अतः सूत्र होता है वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B बराबर, यहाँ से वेक्टर A क्रॉस B 0 दिया, तो हम लिखेंगे वेक्टर A क्रॉस B बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर A मॉड ऑफ वेक्टर B साइन थीटा n कैप, हम लोग ये जानते हैं, ठीक ना। तथा क्या दिया है, लेकिन दिया है A क्रॉस B बराबर 0, समीकरण 1 व 2 से। कैसे 1 व 2 से, भैया यहाँ पर 0 0 रख दीजिए, मॉड ऑफ A बराबर क्या रख देंगे, 0 इंटू 0 साइन थीटा n कैप, तो क्या मिलेगा आपको, 0 मिल जाएगा, बराबर क्या मिल जाएगा, 0। A क्रॉस B बराबर कितना मिल गया आपको, 0 मिल गया, समीकरण 1 व 2 का यूज करके। परंतु क्या दिया है, यदि A क्रॉस B बराबर
0, वेक्टर ए क्रॉस बी बराबर 0, तो यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि अगर ए क्रॉस बी 0 होगा तो जरूरी नहीं है कि मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी दोनों 0 हों, मॉड ऑफ ए 0 हो या मॉड ऑफ बी बराबर भी 0 हो। ठीक, तो माना, पुनः प्रूव करना है तो लिखेंगे माना वेक्टर ए बराबर a1i प्लस a2j प्लस a3, ठीक है। अच्छा, जहाँ वेक्टर ए वेक्टर बी आएगा वहाँ आप ऐसे मान लिया करिए हमेशा, वेक्टर ए आया तो सिंपल माना जाएगा a1i प्लस a2j प्लस a3 के कैप, अगर मान रहे हैं तो बी आएगा तो b1i प्लस b2j प्लस b3 के कैप हो जाएगा। अब यहाँ पर आप इसका मापांक निकालें, मॉड ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, i j के गुणांकों के वर्गों का योग, तो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये डज नॉट इक्वल टू 0 हमने लिया है। तो पुनः वेक्टर p इक्वल टू मानेंगे, वेक्टर b इक्वल टू p वेक्टर a मान लीजिए, इसका गुणांक मानेंगे अदिश राशि में, तो क्या हो जाएगा, p वेक्टर a की वैल्यू हो जाएगी pa1i, pa1i प्लस pa2j प्लस pa3 के कैप, ठीक ना, pa3 के कैप। अब इसका मापांक निकालेंगे, मॉड ऑफ p वेक्टर a, तो कितना आ जाएगा, लिखा जाएगा p a1 स्क्वायर प्लस p a2 स्क्वायर प्लस p a3 स्क्वायर। तो इसकी सॉल्विंग करेंगे हम लोग तो कैसे लिखेंगे, देखिए p स्क्वायर कॉमन, तो p बाहर आ जाएगा, रूट में क्या लिखा जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, ठीक, और ये भी 0 के बराबर नहीं है। मॉड ऑफ p वेक्टर a डज नॉट इक्वल टू 0, परंतु वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर वेक्टर a क्रॉस, देखिए b की वैल्यू हमने क्या माना है, b बराबर कितना माना है, p मॉड ऑफ p वेक्टर a, यहाँ लिखेंगे p वेक्टर a बराबर p, अदिश राशि बाहर आ जाएगी, यहाँ पे भैया ये वैल्यू ना b की है, ये वैल्यू b की है, p वेक्टर a किसका है, b का वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये आप लिखेंगे वेक्टर a बराबर वेक्टर a हो गया क्रॉस, ये किसकी वैल्यू b की, यहाँ लिखेंगे वेक्टर b। अच्छा, एक काम और किया जा सकता है, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे p क्रॉस, ये p बना लीजिए, p क्रॉस डज नॉट इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, इक्वल टू 0, अतः वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b बराबर 0, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वही सेम वैल्यू की a और b दोनों 0 हों, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि a और b दोनों 0 हों, वेक्टर a इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू 0 और वेक्टर b डज नॉट इक्वल टू 0, यही आपका हो जाएगा आंसर, यही आपका प्रूफ हो जाएगा। ठीक, ए बी का एक बार क्रॉस निकालना है, फिर जब आप दूसरा स्टेप यहाँ पहुँचेंगे, जब मानेंगे तो एक ही साथ एक ए निकालेंगे, फिर पी बी इक्वल टू निकालना है तो बी की जगह पी इंटू ए निकालेंगे, पी वेक्टर ए निकालेंगे, उसका वैल्यू निकाल करके प्रूफ कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं प्रश्न नंबर 22 पर। इस प्रश्नावली की आखिरी और अच्छी सवाल जो कि ट्रायंगल पर है, त्रिभुज पर आधारित ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि किसी त्रिभुज ए बी सी में, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, किसी त्रिभुज ए बी सी में, तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं सर, लगे हाथ ना, ट्रायंगल बनाते चलेंगे, सॉल्विंग भी करते चलेंगे और समझते चलेंगे क्या बात है इसमें, हाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, क्योंकि अब तक पीछे की प्रॉब्लम में प्रूव करना था, इसलिए कम समझ में आया होगा। ठीक, तो इसमें आपको समझना है अच्छे से, नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है। ए बी सी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया, में बी सी, कहाँ है बी सी, बी सी सी ए और ए बी के मध्य बिंदु क्रमशः ये है डी ई एफ है, तो बी सी का मध्य बिंदु कौन है, डी है। ये देखिए यहाँ पे देख के यहाँ पे बढ़ाया करिए, बी सी का मध्य बिंदु पहला डी होगा, तो बी सी का मध्य बिंदु यहाँ डी बना लीजिए, मध्य बिंदु ही होगा, के मध्य बिंदु दिया है ना,
तो मध्य बीचों बीच क्या बनेगा, डी बनेगा आपका। फिर सी ए का मध्य बिंदु ई है, सी से ए की तरफ आएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे ई बनेगा। ठीक, अब एफ कहाँ है, ए बी के मध्य है, यहाँ पे एफ है। सदिश विधि का प्रयोग कर सिद्ध करो कि त्रिभुज डी ई एफ बराबर त्रिभुज, देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम में गलत दिया है बुक में, तो हमने इसको बनाया त्रिभुज एफ ए ई होगा, यहाँ सी दिया था, हमने ए बना लिया है। अभी दिखाते हैं आपको, एफ ए ई बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी। तो कैसे प्रूफ होगा जरा देखिए, हम पहले प्रश्न और चित्र को समझ लेंगे तब सॉल्विंग करेंगे। ठीक, देखिए कह रहा है कि जो डी, देखिए डी ई एफ जो है भैया, वह बड़े वाले त्रिभुज, देखो त्रिभुज ए बी सी को 4 से भाग दे दे, 4 से भाग दे दें तब बराबर होगा। वाकई में ये कुल कितने त्रिभुज हैं इसमें, 1 2 3 4, कुल 4 त्रिभुज हैं, और किसमें एक बड़ा वाला त्रिभुज है। अगर बड़े वाले त्रिभुज को हम 4 भागों में बांट दें तब जो एक त्रिभुज होगा वह चौथे, पूरे त्रिभुज के चौथे बराबर होगा। नहीं समझे भाई, एक त्रिभुज के अंदर कितने त्रिभुज है, 4 ठो है, 1 2 3 4 त्रिभुज है, और एक त्रिभुज जो होगा वह किसके बराबर होगा, त्रिभुज ए बी सी के आधे के बराबर। ये वाला त्रिभुज भी इसी के बराबर, ये वाला भी इसके बराबर, ये वाला भी इसके बराबर, और ये वाला भी इसके बराबर होगा। तो वही हमको प्रूव करना। चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा बातें नहीं, सिर्फ काम किया जाए। तो देखिए इसमें हम कुछ मानेंगे, स्थिर सदिश बनाएंगे। सदिश विधि से कह रहा है कि हम सबका स्थिर सदिश लेंगे, तो लिखेंगे कि ए को इसमें मूल बिंदु मानेंगे, जैसे ओ को मानते थे सब जगह, यहाँ पे ए को मानेंगे। लिखेंगे प्रॉब्लम में, हल में, माना ए मूल बिंदु है, माना ए मूल बिंदु, क्या है, मूल बिंदु है तो बी और बी व सी के स्थित सदिश क्रमशः का मतलब बी का फिर सी का सदिश क्रमशः क्या होंगे, बी के लिए वेक्टर बी मान लीजिए तथा सी के लिए वेक्टर सी हैं। मेरी बात समझ में, बी के लिए क्या मान लिया, वेक्टर बी मान लिया, और सी के लिए क्या मान लिया, वेक्टर सी मान लिया। स्थिर सदिश बोलेंगे तो ए बी बराबर वेक्टर बी और ए सी बराबर वेक्टर सी हो गया। तब अब देखिए कॉन्सेप्ट की बात, अब हमको क्रमानुसार डी एफ ई का भी निकालना है, क्या होगा स्थिर सदिश। तब डी ई तथा एफ के स्थिर सदिश कैसे निकलेगा स्थिर सदिश, क्रमशः। चलिए निकालते हैं भैया, चित्र पर ही निकलेगा क्रमशः। ये मध्य बिंदु है, जब ये मध्य बिंदु है ना बाबू, तो बी और सी का आधा कर दीजिए। मध्य बिंदु का मतलब होता है पूरी दूरी का आधा, तो ये बी और सी का आधा मतलब 1/2 वेक्टर बी प्लस सी। ये नियम आपको पहले बोर्ड में अच्छे से पढ़ा चुके हैं, पीछे की प्रॉब्लम में कैसे मध्य बिंदु निकाला जाता है। तो भैया इसका आधा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे चले आइए, ये देखिए ई का क्या होगा, ई का हो जाएगा c/2। क्या हो जाएगा, ई का c/2। ये तो स्थिर सदिश है इसलिए सी ई का हो जाएगा 1/c/2। वेक्टर c/2 लिखो या 1/2 वेक्टर c लिख दो इंटू करके। ऐसे इसका क्या हो जाएगा, एफ का 1/2 वेक्टर बी हो जाएगा। ये सब स्थिर सदिश हमने चित्र में लिख दिया है, अब इसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। डी ई एफ लिखा है तो डी का पहला हो जाएगा 1/2 वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, कामा फिर ई का कितना है, ई का है 1/2 वेक्टर सी, कामा एफ का कितना है 1/2 वेक्टर बी है। तब त्रिभुज ए बी सी का सदिश क्षेत्रफल बराबर क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल बराबर 1/2 वेक्टर बी गुणे सी। कैसे भैया वेक्टर बी गुणे सी, ये होता है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आधार 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार आपका है बी और ऊंचाई कितना है सी के अकॉर्डिंग चलेगा सी। ये ए बी गुणे ए सी बोलते थे ना, ए बी गुणे ए सी पढ़ते थे ना क्षेत्रफल, वैसे ए बी का वैल्यू बी हो जाएगा और इसका सी हो जाएगा 1/2 वेक्टर बी गुणे वेक्टर सी। तब तो डी ई बराबर निकालिए। अब डी ई क्यों निकालें, डी ई बराबर निकालेंगे भैया
डी बराबर हो जाएगा ओ ई माइनस ओ डी। ओ ई की वैल्यू पता है कितना है? ओ ई बराबर, ओ ई का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे? ओ ई का मतलब ए ई, मतलब ए ई। भाई ए को हमने मूल बिंदु माना है ना, लेकिन हमने लिख दिया ओ, तो यहाँ पे ए ई और स्थित सदिश जो भी समझिए आप वही लिख लीजिए, या हिंदी में लिख दीजिए बिंदु ई का स्थित सदिश। ई का नहीं तो पूछेंगे सर ओ कहाँ है इसमें दिखाइए, फंस जाएगा मामला। स्थित सदिश, इसलिए आप ऐसे लिख लीजिए सदिश, ए ई का स्थित सदिश और डी का स्थित सदिश, डी का स्थित सदिश। ठीक, अब ई का स्थित सदिश आपको पता है क्या है? c बाई टू ना, 1/2 वेक्टर c माइनस ओ डी का कितना है? डी का, ओ डी बोले तो डी का स्थित सदिश, 1/2 ब्रैकेट में b प्लस सी। अब इसको हल करिए, हल करेंगे भैया तो 1/2 c माइनस 1/2 वेक्टर b माइनस 1/2 वेक्टर c, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, घट जाएगा, बचेगा माइनस 1/2 वेक्टर b। ये आपका हो जाएगा भैया क्या? डी ई बराबर वेक्टर डी ई निकल गया। अब हम चलेंगे त्रिभुज, कौन सा पूछ रहा था? त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिखेंगे, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अच्छा डी ई एफ देख लीजिए कौन सा है भैया, ये है अब डी ई एफ, डी ई एफ तो क्या लिखेंगे? डी ई का क्षेत्रफल और ई एफ का क्षेत्रफल, ये डी इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक, तो क्या करेंगे? लिखेंगे 1/2 ब्रैकेट में, ये यहाँ से यहाँ तक आएंगे ई का क्षेत्र, एफ का क्षेत्र, एफ का कितना है? माइनस 1/2, सॉरी डी ई हो जाएगा, डी ई लिखा जाएगा तो माइनस 1/2 वेक्टर बी, और इनटू करेंगे तो इसका सी का लिखा जाएगा कितना? माइनस 1/2 वेक्टर सी। ठीक, ई एफ का निकाल लीजिए, ऐसे इसका निकाल लीजिए, इसका निकालेंगे तो घटाएंगे, घटाने कितना आ जाएगा? ये माइनस 1/2 वेक्टर सी आ जाएगा। तो देखिए गुणा करिए, 2 दूना 4 दूना 8 माइनस माइनस गुणा प्लस 1/8 वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी। ठीक, अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं कैसे? हमको क्या प्रूफ करना था? प्रूफ में देखिए, प्रूफ में लाना था 1/4 त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल हमने क्या निकाला है? ये त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल के रखा है, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई यानी बी क्रॉस सी। तो आपको यहाँ पर भी यही प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 ब्रैकेट में 1/2 बी क्रॉस सी। तो आ तो गया कि 1/4 ब्रैकेट में त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ये हो गया, और ये ए बी सी का क्षेत्रफल है तो प्रूफ हो जाएगा आपका। अतः यहाँ लिख दीजिए डी त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। इसी प्रकार आपका सब प्रूफ हो जाएगा। इसी प्रकार जितने भी त्रिभुज हैं छोटे छोटे, ये सब बड़े वाले त्रिभुज के चौथाई भाग के बराबर होंगे। ठीक, इसी प्रकार त्रिभुज एफ ए ई है, एफ ए ई बराबर 1/4 त्रिभुज ए बी सी। अतः फाइनल में वही जो प्रूव करना लिख दिया। अतः क्या लिखेंगे? अतः त्रिभुज डी ई एफ बराबर त्रिभुज एफ ए ई बराबर 1/4, यहाँ 4 हो गया, 1/4 त्रिभुज ए बी सी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। चलिए भैया, ये आपकी प्रश्नावली खत्म हो गई। अब नेक्स्ट प्रश्नावली हम लोग शुरू करेंगे, विविध प्रश्नावली, जो सदिश बीजगणित का आखिरी लेसन होगा। हमने अपने YouTube चैनल पर सदिश बीजगणित को पूरा कर दिया है, ये मान करके चलें। ठीक, और बहुत जल्द हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी शुरू करेंगे। ये प्रश्नावली पूरी हो जाएगी बहुत जल्द। इसमें भी 30-32 सवाल है कम से कम, इसमें प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली शुरू होगी उसमें। ठीक, चलिए आप लोग नोट्स बुक बनाते रहिए और